हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक जेई विद अस माय डियर। इट्स अबाउट मी माई सेल्फ धीरेन्द्र क्षेत्रपाल। मुझे मोर देन +6 years का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन MSc केमिस्ट्री से कर रखा है। ठीक, IIT जैम रैंक मेरी 694 रही है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से प्ले स्टोर पे जाइए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, नाउ क्या मिलेगा आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करके, क्या फ़ायदे होंगे? तो माय डियर, देयर आर द वेरियस बेनिफिट्स टू डाउनलोड आवर अनअकैडमी ऐप, बट सम ऑफ देम आर। पहला है आपका डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमसे कनेक्ट करता है, लाइव कनेक्ट करता है, जहाँ पे आप अपने जो भी जैसे भी डाउट हो आप बिंदास होकर आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन आंसर के दौरान हम पोलिंग करवाते हैं। बच्चे देखो, पोलिंग कराने का फ़ायदा क्या होता है? तो पोलिंग कराने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें पता चलता है कि कितने बच्चों ने सवाल को सही किया और कितने बच्चों ने सवाल को गलत किया। इसके बाद ये भी पता चलता है कि जिन्होंने सही किया उन्होंने इस सवाल को कितने सेकंड्स में ख़त्म किया, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा रोल है। सवाल तो कोई भी कर लेगा, लेकिन टाइम से ख़त्म करना ही बिग डील होती है एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आवर लाइव टेस्ट एंड क्विज़। हमारी ऐप से जब आप कनेक्ट होंगे, हमारे प्लस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, तो आपको मॉक टेस्ट एंड रेगुलर क्विज़ देने का मौका मिलेगा। हम लोग हमेशा आपके परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते रहते हैं। ये हम जज करते हैं कि आपको अभी और कितना हार्डवर्क की ज़रूरत है और आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो। इसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए, सो दैट आप एकदम कंफर्टेबल हो जाओ अपने टेस्ट से। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आपको ऐसा कुछ ना लगे कि मैं कुछ नया दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आवर स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान माय डियर। हमारा जितना भी प्लान सारे सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो एक फ़िक्स पैटर्न और एक फ़िक्स मैनर में अरेंज किया हुआ है। दैट मीन्स पहले आपकी क्लासेस होती हैं, उसके बाद आपको उस पर DPP मिलती है, फिर DPP के डाउट सॉल्व होते हैं, उसके बाद आपका टेस्ट होता है, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं एंड सो ऑन। मतलब एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना हुआ है कि आप ऐसे ऐसे करोगे तभी हम और आप मिल के आपके एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ माय डियर अनलिमिटेड एक्सेस। इन केस किसी रीज़न से आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है और आप हमसे लाइव कनेक्ट नहीं हो पाते हो, तो हमारे पास रिकॉर्डेड का भी ऑप्शन है। आपके पास ईजिली जितनी बार आप एक्सेस देखना चाहो उसको जा सकते हो। हमारी रिकॉर्डेड क्लास को जितनी बार देखना चाहो आप अपने कंफर्ट जोन में रह के इसको देख सकते हो। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे प्लस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमारी बहुत ही कम इकोनॉमिकल फ़ीस में आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं इकोनॉमिकल क्यों बोल रहा हूँ माय डियर? तो देखो, इंडिया के जहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट साल का करीबन 1.25 से 1.5 लाख रुपए लेके जाते हैं, वहीं पे हम आपसे ओनली 30K मांगते हैं। 30K में भी अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। वो तब मिलेगा जब आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, और मेरा कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। जैसे ही बेटा आप इस कोड को टाइप करोगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपकी 12 मंथ की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 27,000। तो 27,000 में बेटा 3 सब्जेक्ट, दैट इज़ PCM, n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। जितने भी फैकल्टीज़ को आप देखना चाहते हो, उनकी क्लासेस को अटेम्प्ट करना चाहते हो, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर आपके पास समय है, आपके पास मौका है, आपको लगता है कि आप 2 साल के स्टूडेंट हो या आपको ड्रॉप आउट करने का प्लान है, तो आप 12 मंथ की जगह बेटा 24 मंथ वाला प्लान ले लीजिए। 24 मंथ वाले प्लान में की जो डिफरेंस है, जो सिर्फ एक्स्ट्रा हम आपसे ले रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 ले रहे हैं। एट मीन्स आप 5,000 में 12 मंथ की जगह 24 मंथ कनेक्ट हो रहे हो, एक्स्ट्रा 5,000 पे करके। तो यहाँ पे जो आपकी आ जाएगी 24 मंथ की, दैट इज़ हो जाएगी 32400। ठीक है, इस अमाउंट को भी अगर आपको लगता है कि आप एक साथ पे नहीं कर पाओगे, तो आपको हमारे यहाँ EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप हमारी 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ के बेसिस पे EMI को भी ले सकते हो। तो फटाफट से, बिना कुछ सोचे, बिना कोई माइंड में सेकंड थॉट दिए, आप हमसे कनेक्ट हो जाओ, हमारे प्लस को ज्वाइन करो और जितने भी बेनिफिट्स हैं उन सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाओ। ठीक है, वेलकम टू द मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज़ माय डियर। मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक सीरीज़ का एक
सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ और आज कुछ नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, आज कुछ नया स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सब कुछ तो कवर नहीं करता इसमें, लेकिन हाँ उस टॉपिक का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार आता है, मैं उसको कवर करता हूँ। ठीक है, इस टॉपिक की सीरीज़ के दौरान मैंने जो आज शुरू किया है उस टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म का आज पहला दिन है। आपको सीखने को मिलेगा कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, कैसे देखा जाता है, और सब कुछ नया सिखाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, तो प्लीज़ नोटबुक से के साथ बैठ जाइएगा, पेशेंसली मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस अपने साथ करिएगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आज का जो टॉपिक मेरे माइंड में है कि सबसे पहले मैं आपको आइसोमेरिज्म से पहले ये पढ़ाऊँ कि इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले अगर मैं बेसिक टर्म की बात करूं कि आइसोमर्स क्या होते हैं, तो आप ये सब जानते हो कि आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है इन द अरेंजमेंट, उनके अरेंजमेंट की वजह से वो डिफ़र कर जाते हैं, उनको आइसोमर्स बुलाते हैं। और इस पूरी फिनोमेना को अपन लोग आइसोमेरिज्म बुलाते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, रीजंस, बहुत सारे रीज़न है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होने के, उसको हम लोग आइसोमर्स बुला रहे हैं, और इसके फिनोमेना को अपन लोग आइसोमेरिज्म बुला रहे हैं। ठीक है, बेसिकली अगर मैं इनका क्लासिफिकेशन करने चलूँ तो हमारे कोर्स में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर है। ठीक है, इसी को आप कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी बुलाते हो। ठीक है, और दूसरा आएगा आपका स्टीरियो आइसोमर। दूसरा आएगा आपका स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के भी सब पार्ट्स हैं, जैसे आपका चेन आइसोमर, आपका पोजीशन आइसोमर, आपका मेटामेरिज्म, आपका टॉटोमेरिज्म, आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर की कैटेगरी में आते हैं। जबकि स्टीरियो की कैटेगरी को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। एक होता है आपका कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और एक आपका कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमर्स। एक आपका कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, एक आपका कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमर। ठीक, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में आप जो देखते हो वो अलग फॉर्म होते हैं, कन्फिग्रेशनल में अलग होते हैं। मेन हमको कन्फिग्रेशनल में पढ़ना होता है, एक होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे, अगले टॉपिक पे आते हैं। शुरू करते हैं अपने आइसोमेरिज्म के टॉपिक को। जैसे कि मैंने कहा कि मैं आइसोमेरिज्म को पढ़ाने से पहले इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी पढ़ाऊंगा, या इसी को कुछ बुक्स डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलती हैं, मैं उसको पढ़ाऊंगा। उसके बाद ही आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर के स्ट्रक्चर्स बनाने में आसानी होगी, आप समझ पाओगे। ठीक है, मेरे पढ़ाने का थोड़ा सा स्टाइल अलग है, मैं पहले ऐसी चीज़ें पढ़ाता हूँ जो आपको यहाँ पे काम आने वाली हैं। ठीक है, तो बी पेशेंस, बी रेडी। हेडिंग डालिएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। शॉर्टकट में कुछ बुक्स को ड्यू बुलाती हैं, या इसी का नाम हमने दिया है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ठीक है, पहले तो ये क्या है, तो एक स्ट्रक्चर बनाते टाइम उसमें कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, या एक स्ट्रक्चर के कितने और पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, एक कंपाउंड के, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला के कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, उसकी स्टडी के लिए आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ते हो। ठीक है, तो ड्यू आपको क्या हेल्प करता है, ये बताता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर from the given molecular formula।
अगर आपको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है और आपको नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर बताने हैं तो आप DU का हेल्प लेते हो, या नंबर ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, मैं H लिख रहा हूँ, इन अ स्ट्रक्चर कितना है, इसकी स्टडी करने के लिए अपन लोग DU पढ़ते हैं। ठीक है, आइए सीखते हैं कैसे निकालते हैं, क्या इसका फॉर्मूला होता है। तो बच्चे DU का एक फॉर्मूला होता है, DU इज इक्वल टू, ये होता है हाफ ऑफ 2 + 2a माइनस b प्लस c माइनस e। अब ये क्या है, तो लेट सपोज करिएगा कि मेरे पास एक फॉर्मूला है, एक स्ट्रक्चर है, उसका कुछ फॉर्मूला मैंने दे दिया, और फॉर्मूला मैंने ले लिया, लेट सपोज करिए Ca है, Hb है, Nc है, OD है और Xe है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन्स फैमिली, X मतलब यहाँ पे कोई भी हेलोजन फैमिली आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए मेरे पास कोई फॉर्मूला है तो उसमें जो DU देखा जाता है, तो DU का फॉर्मूला आपका ये होता है। अब इस फॉर्मूले में आप कुछ देख रहे हो, कुछ ना कुछ मिसिंग है, तो हाँ आप सही देख रहे हो कि यहाँ पे आपको देखो क्या नहीं दिख रहा है, तो A दिख रहा है, B दिख रहा है, C दिख रहा है, आपको D नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब रियलिटी है कि इसका रूल ये कहता है कि ऑक्सीजन को आप DU में कंसिडर नहीं करते हो। तो लिख लो भाई, ऑक्सीजन will not consider in DU, ऑक्सीजन को हम DU में नहीं लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं, पहले मैं आपको बहुत पेशेंटली सारे रूल समझाता हूँ, फिर बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। मेरा हमेशा वीडियो बनाते टाइम मोटिव रहता है कि जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको करा सकूँ, जितने मैक्सिमम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको करा सकूँ, वो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ठीक है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखोगे तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, आप उसको एंजॉय ज़रूर करना, पीछे की वीडियोस भी देखना। ठीक है, चलिए तो आज अपन लोग अभी बात करने वाले हैं कि रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ DU, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ DU के कैलकुलेशन की क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल ये रहता है कि एक स्ट्रक्चर में अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो आप उसमें ऑक्सीजन और सल्फर को इग्नोर करें। तो लिख लेता हूँ, इग्नोर ऑक्सीजन एंड सल्फर फ्रॉम द गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बट याद रखिएगा उनसे लगे हुए हाइड्रोजन को आप इग्नोर मत करिएगा। मतलब अगर कहीं OH है, यहाँ कहीं SH है, तो H को कंसिडर करना है आपको। ठीक है, तो लिख देता हूँ, बट कंसिडर द हाइड्रोजन अटैच टू देम, ठीक है, अभी एग्जाम्पल्स बहुत सारे लेंगे। तो पहला रूल क्या है, ऑक्सीजन और सल्फर को उस गिवन स्ट्रक्चर से हटा दीजिए, लेकिन उसके हाइड्रोजन को मत हटाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, अगर एक स्ट्रक्चर में आपको डबल बॉन्ड देखना है, तो अगर किसी स्ट्रक्चर का DU1 आ रहा है, ठीक है, अगर किसी स्ट्रक्चर का DU1 आ रहा है तो उसमें एक डबल बॉन्ड होने की चांसेस है। तो ऐसे लिखते हैं कि डबल बॉन्ड in the organic structure, in the organic compound, अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसके लिए ऐड 1 ऑन DU, DU में आप एक ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, सेम एज अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप ऐड 2 ऑन द DU करेंगे, 2 ऐड कर देंगे उस DU के स्ट्रक्चर में। अभी एग्जांपल लेते हैं बहुत सारे, पहले रूल सीख लीजिए। 4th रूल, ठीक है, अगर आपके उस स्ट्रक्चर में रिंग है, रिंग इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसके लिए भी आप 1 ऐड करेंगे DU में, ऐड 1 ऑन DU। ये आपस में वाइस वर्सा भी ट्रू है, मतलब अगर कहीं 1 ऐड हो रहा है तो रिंग भी हो सकती है, मतलब किसी का अगर DU1 आ रहा है तो वो रिंग हो सकती है।
और अगर किसी का ड्यू 2 आ रहा है तो वो ट्रिपल बॉन्ड हो सकती है, और किसी का अगर ड्यू 1 आ रहा है तो डबल बॉन्ड भी हो सकती है और रिंग भी हो सकती है। ये वाइस वर्सा है एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो मेन 4 रूल हैं बेसिकली। पहला रूल की ऑक्सीजन और सल्फर को आप नेग्लेक्ट करिए, लेकिन उनसे लगे हुए हाइड्रोजन को नेग्लेक्ट मत कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट, डबल बॉन्ड अगर आपके पास हो तो आप 1 ऐड करें, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आप उसमें 2 ऐड करें, और अगर रिंग हो तो आप उसमें 1 ऐड करें, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए C3H8। अब आपको एग्जाम क्वेश्चन दिया है कि C3H8 एक स्ट्रक्चर कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसी का। अब आप बताओ कि इसमें से कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। तो इसको करने का तरीका ये है कि आप इसका ड्यू निकालें। फॉर्मूला लगाइए, हाफ 2 + 2a - b + c - e, ठीक है। जहाँ पे आपको पता है a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब 3, और b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो बेटा हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब 6, ठीक है। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, NCOD और XE, इसको आप जरूर माइंड में रखेंगे, ठीक, ओके। अब आपको क्या करना है, इसका ड्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे तो ऑक्सीजन कुछ है ही नहीं, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है। तो हाफ ऑफ 2 + 2 × a दैट इज 2 × 3 माइनस b के लिए कितना है बेटा आपके पास 6। तो सॉल्व करिएगा तो 2 + 6 - 6 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आएगा ड्यू 1। मतलब इस C3H8 के अंदर एक ड्यू 1 आ रहा है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, एक इसके पास डबल बॉन्ड होने की पॉसिबिलिटी है एज पर रूल, या एक रिंग होने की पॉसिबिलिटी है ना। एज पर रूल या तो बेटा डबल बॉन्ड होने की पॉसिबिलिटी है, या तो बेटा रिंग होने की पॉसिबिलिटी है। तो आओ देखो, तो अगर मेरे पास CCC है तो एक डबल बॉन्ड होने की पॉसिबिलिटी है, तो ठीक है। बाकी मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले रहा हूँ, CH3, यहाँ CH2, यहाँ H, तो 3, 1 4 और 2 6। एक पॉसिबिलिटी ये है, और एक पॉसिबिलिटी बेटा आपकी ये है, यहाँ 2 4 और यहाँ 2 आ जाए 6, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मेरी बात समझ में आ रही है कि ड्यू अगर एक आ रहा है स्ट्रक्चर से, तो ये 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। मैं यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूँ कि इन फ्यूचर जब अपन लोग चेन पोजीशन आइसोमर्स बनाएंगे तो वहाँ बोलेगा कि बताओ उसके कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो मैं फटक से ड्यू वाला फॉर्मूला लगाऊंगा और यूँ मुझे आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका होता है कि बच्चे क्या करते हैं, इसको लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऐसे करोगे तो अभी तो सिंपल था, तो मान लो आपका आंसर मुझसे पहले भी आ जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर अगर बड़ा हो जाएगा तो आप फंस जाओगे, ठीक है। इसलिए ड्यू बहुत काम आएगा। इवन ऑर्गेनिक करते टाइम, ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करते टाइम बहुत बड़ा रोल है ड्यू का, ठीक है। ये सिर्फ आइसोमेरिज्म में ही नहीं काम आएगा, हर जगह काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट मान लीजिए एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया C5H8 का, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करिएगा और सोचिएगा कितने ड्यू आ सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाइए, हाफ 2 + 2a - b, बाकी मैं नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूले में कुछ है ही नहीं। तो हाफ 2 + 2 × 5 - 8, तो ये हो जाएगा हाफ + 2 5 = 10 - 8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइए, कितनी वैल्यू आ जाएगी, हाफ 2 + 10 में 10 - 8 2, ठीक है। 2 + 2 4, 4/2, तो आंसर आया 2। अब बेटा इसके ड्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब आप सोचो अगर ड्यू की वैल्यू 2 आ रही है तो एज पर रूल क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो देखो अगर बेटा ड्यू आपका 2 आ रहा है तो एक पॉसिबिलिटी है कि आपकी अल्काइन का बन जाए, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी है 2 डबल बॉन्ड की अल्कीन हो, 2 डबल बॉन्ड वाली अल्कीन हो। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि 2 साइक्लिक रिंग हो, और चौथी पॉसिबिलिटी है कि साइक्लिक रिंग के अंदर अल्कीन हो। देखिए मैं कैसे सम निकाल रहा हूँ, 2, देखो 2 का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ से या तो कंप्लीटली एक ट्रिपल बॉन्ड हो, देखो फॉर्मूले में इस यूज़ कर रहा हूँ, कंप्लीटली ट्रिपल बॉन्ड हो। और भाई 2 का मतलब 1 + 1 भी तो 2 हो सकता है, मतलब अगर एक डबल बॉन्ड 1 के लिए है तो 2 डबल बॉन्ड 2 के लिए है, ठीक है। उस तरह अगर एक रिंग के लिए 1 है तो 2 के लिए 2 रिंग है कि नहीं है। तो
आइए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो देखो एक तो अल्काइन बन रहा है, तो C5H8 का आओ अल्काइन ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। मान लीजिए मैंने अल्काइन बनाया, वैलेंसी बाकी मैं पूरी कर ले रहा हूँ यार। CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे आ गया CH। तो 5 इधर हो गए, कार्बन में हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 1 8। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ से आई, ये नंबर 1 वाले से आई। दूसरी पॉसिबिलिटी बोल रहा है कि 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, तो ठीक है भाई, ट्राई कर लेते हैं 2 डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड यहाँ बना देते हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ बना देते हैं। आओ वैलेंसी पूरी करते हैं। CH3 है ना, यहाँ पे आया CH, यहाँ पे आया CH, यहाँ पे आया CH2, यहाँ आया CH। तो देख सकते हो 3 1 4 1 5 1 6 2 8। तो सेकंड पॉसिबिलिटी ये हुई, 2 डबल बॉन्ड की अल्काइन हो। थर्ड पॉसिबिलिटी मैं यहाँ बना रहा हूँ यार, एक 2 साइक्लिक रिंग हो। तो 2 साइक्लिक रिंग मतलब 5 कार्बन की हो, वो भी ऐसे। तो ये हो सकता है क्या, 1 2 3 4 5। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। और तीसरा है, चौथी कंडीशन है, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, साइक्लिक प्लस अल्कीन। तो आओ देखें ये, ओके। तो ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 बेटा यहाँ वाले पे, 2 यहाँ वाले पे बेटा, 2 बेटा यहाँ वाले पे, 1 यहाँ पे बेटा और 1 यहाँ पे। तो देख सकते हो 2 2 4 2 6 1 7 1 8। तो एक मॉलिक्यूलर फार्मूला था आपका C5H8, उससे कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो पाए, तो ये 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो पाए, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो कि कितने DU होंगे एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब मैं इसका रिवर्स कर रहा हूँ, मतलब मैं आपको स्ट्रक्चर दे देते हैं हम लोग और हमसे DU निकालने को कह देगा। क्या बोलेगा, हमको स्ट्रक्चर दे देगा और DU निकालने को कह देगा। तो आइए रिवर्स करते हैं। मान लीजिएगा बहुत फेमस स्ट्रक्चर है बेंजीन, सब लोग जानते हो। अब आपसे बोलेगा कि इस स्ट्रक्चर में DU बताइए और दूसरा HD बताइए, हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी, दोनों बताइए। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी बताइए बेटा और DU बताइए, दोनों पूछ सकता है सवाल में। तो ये स्ट्रक्चर है। अब आपको पता है कि रूल कहता है कि एक डबल बॉन्ड के लिए एक DU। तो एक इस स्ट्रक्चर में कितने डबल बॉन्ड है, अगर देखा जाए तो 3 डबल बॉन्ड है ना, प्लस एक ही रिंग है जिसको आप बेंजीन देख रहे हो। बेंजीन की साइक्लिक रिंग है प्लस 1 रिंग है। इस स्ट्रक्चर को अगर मैं थोड़ा तोड़ के देखूं तो यही तो है ना, 3 डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, तभी तो बेंजीन बनी हुई है। अब आप देखो कि 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड के लिए कितना, 1। तो 3 डबल बॉन्ड के लिए बेटा 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। और रिंग के लिए कितना होता है, 1। तो टोटल कितना आ गया, 4। तो इस क्वेश्चन का जो DU हमने निकाला वो कितना निकाला बेटा, 4। बहुत बढ़िया। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि बताओ कि हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कितनी है। तो मैंने क्या कहा था डेफिनेशन में कि इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी हमको ये बताता है कि कितने हाइड्रोजन की कमी है, किसके रिस्पेक्ट में। तो याद रखिएगा, लिख लीजिए इन रिस्पेक्ट ऑफ अल्केन, इन रिस्पेक्ट ऑफ अल्केन। अल्केन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कितने हाइड्रोजन की कमी है। तो आओ, अगर थोड़ी देर के लिए अल्केन का जनरल फॉर्मूला नर्सरी क्लास से पढ़ के आयो, CnH2n+2 पढ़ के आयो ना बेटा। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, तो आप बोलोगे सर 6 कार्बन है। जरा N की वैल्यू 6 रख के देखो तो ये आएगा C6H14, क्या आएगा, है ना, आ रहा है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे C6H14 आ रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन डेफिशिएंसी यहाँ पे 14 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, लेकिन आप देख रहे हो, आपको पता है बेंजीन है तो C6H6। अब 14 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, हैं आपके पास कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। तो ओवरऑल कितनी डेफिशिएंसी हुई, 8 की हुई। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 8 आ गया, ठीक है। यहाँ हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, यहाँ दिख जाएगा। तो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कितनी आई, 8। DU कितना आया 4। प्लीज़ डबल मत किया करो, ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि डिपेंड करता है स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर 4 का डबल कर दें क्या, तुम नहीं, इसको स्टैंडर्ड अल्केन में रखो, उससे इसका डिफरेंस निकाल लो। कर लोगे ना, पक्का,
हो जाएगा। आओ इसका ड्यू मुझे बताओ कितना होगा। चलो इसका ड्यू बताओ और इसका एचओडी बताओ। तो एक डबल बॉन्ड के लिए एक, कितने डबल बॉन्ड है? 5 डबल बॉन्ड है, तो 5 फॉर 5 डबल बॉन्ड्स प्लस कितनी रिंग है देखा जाए तो एक रिंग ये है और एक ये रिंग है, 2 रिंग है क्या, प्लस 2। ये क्या है? किसके लिए? रिंग के लिए। इनका सम कर दें तो कितना आ जाएगा बेटा? 7 आ जाएगा। यस और नो, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो ड्यू आया 7। अच्छा एचओडी पूछे तो पहले तो कितने कार्बन है देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है। अब अगर मैं इसको CnH2n+2 में रखूँ तो कितना हो जाएगा? C10H, 10 to the 20 और 10 to 22 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज कितने हाइड्रोजन आने चाहिए थे? 22। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में आ कितने रहे जरा देखो तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। मेरी बात समझ पा रहे हो? कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ आ रहे हैं 8 हाइड्रोजन और यह फॉर्मूले में आ रहा है कितना? 22 हाइड्रोजन आना चाहिए था। ठीक है, तो 22 - 8। ठीक है, तो ये जो होगी ये आपकी क्या होगी बेटा? HOD होगी इस स्ट्रक्चर के लिए। क्लियर कट है? मेरी बात समझ में आ रही है? आप कर लोगे? ओके 14 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अल्टीमेटली हम ये देख पा रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर में कितनी उसकी डेफिशिएंसी है, क्या उसका ड्यू है। आइए और स्ट्रक्चर बढ़ाते हैं। मान लीजिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आता, ठीक है। अब आप इधर देखिए, अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करता हूँ तो ध्यान से, बहुत ध्यान से, कितने डबल बॉन्ड हैं? तो 3 डबल बॉन्ड है पहले तो, ठीक है, और एक ट्रिपल बॉन्ड है पूरे स्ट्रक्चर में। बहुत बढ़िया, एक ट्रिपल बॉन्ड भी है। और रिंग कितनी है? तो एक रिंग है। अब आ जाओ, खत्म हो गया क्या? एक डबल बॉन्ड के लिए 2, 3 डबल बॉन्ड के लिए 6, ट्रिपल बॉन्ड के लिए कितना लगता है? 2 लगता है। ठीक है, लगता है कि नहीं लगता है? ओके ओके। और एक रिंग के लिए डबल बॉन्ड के लिए 2, ठीक है। एक डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड के लिए एक लगता है, आई एम सॉरी, डबल बॉन्ड के लिए एक लगता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 लगता है और एक रिंग के लिए। टोटल मिला कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो 3 + 2 + 1, 3 फॉर ये ट्रिपल बॉन्ड, 3 फॉर ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 और रिंग के लिए 1। टोटल मिला के इसका ड्यू कितना आ गया बेटा? इसका ड्यू आपका 6 आ गया। ठीक है, HD निकालोगे हाइड्रोजन डेफिशिएंसी तो अपने आप 12 आ जाएगी, निकाल लेना एक बार। ठीक है, आओ जरा इस स्ट्रक्चर में देखें। ठीक है, कितने डबल बॉन्ड है? पहले तो 3 डबल बॉन्ड है, वेरी गुड, प्लस 3 नहीं 4 डबल बॉन्ड है, इवन 3 यहाँ पे, एक 4 डबल बॉन्ड है और एक रिंग है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के लिए एक, रिंग के लिए एक, मतलब 4, 4 × 1 + 1 कितना हो जाएगा? 5। तो इसका जो ड्यू आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, ओके। कभी आपने ब्लैक मिनिस्टर फिलेंस वाली बॉल का नाम सुना होगा? C60 बुलाते हैं इसको। ठीक है, सुना होगा ना। इस बॉल का ड्यू निकालो तो फॉर्मूले में रखो भैया, हाफ ऑफ 2 + 2a, बाकी सब खत्म, कोई काम के नहीं है। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, तो हाफ ऑफ 2 + 2 × a कितना है? 60। तो 6 × 2 = 12, 120, 122, तो 122 / 2 ये हो जाएगा 61। निकाल लेंगे, क्लियर कट। तो ये तरीका होता है ड्यू निकालने का। आओ, अगर मान लो स्ट्रक्चर उसने ऐसे दे दिया, इसके लिए ड्यू बताओ, तो सिर्फ क्या बताओगे? एक डबल बॉन्ड के लिए उसने कहा इसके लिए ड्यू बताओ, तो क्या बताओगे? एक डबल बॉन्ड के लिए एक, तो 2 डबल बॉन्ड है इसलिए 2। ठीक है, अगर मान लो स्ट्रक्चर उसने ऐसे दे दिया और ड्यू पूछ लिया, तो एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 और एक डबल बॉन्ड के लिए 1, तो हो जाएगा 3।
ठीक है, क्लियर कट। आओ जरा इसको करते हैं, ड्यू निकालते हैं इसका। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्यूब है हमारा, क्यूबिकेन बुलाते हैं इसको, क्यूबिकेन बुलाते हैं इसको। तो अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन की बात करूं तो 8 होंगे, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं तो 8 होंगे। फॉर्मूले में रखो जरा, हाफ 2 + 2a, ठीक है, माइनस b, ठीक है, वाले फॉर्मूले में रखो। तो ये हो जाएगा हाफ 2 + 2 8 = 16 -8, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 5, ओके। इसका ड्यू कितना आ गया, 5 आ गया। लेकिन इसका एक तरीका मेरे पास और भी है, वो ये है कि साइक्लिक रिंग में जितने नंबर ऑफ फेसेस हों उस फेस में से घटा दीजिए। क्या, ड्यू फॉर साइक्लिक रिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेसेस -1। कितने फेस हैं बेटा स्ट्रक्चर में? अगर बात करूँ तो आपको पता है कि एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, ठीक है। तो 6 - 1 किया तो सड़क से कितना आंसर आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो निकाल लेंगे आप ड्यू, सॉल्व कर लेंगे आप ड्यू। तो ये बेसिक तरीका था ड्यू को निकालने का, ठीक है। ज़रा प्रिज्मेन का ड्यू बताइएगा। तो प्रिज्मेन कुछ ऐसे होती है क्या यार? ठीक है, और ये 2 पॉइंट्स होते हैं, ओके। ये हमारी प्रिज्मेन है, ठीक है। प्रिज्म जैसे होता है तो इसको प्रिज्मेन बुलाते हैं। इसमें आपको ड्यू बताना है। तो कितने फेस हैं बेटा, पहले आप ये देखो। तो देखो, एक फेस इस तरफ से, एक फेस 2, एक ऊपर 3, नीचे 4, और एक आपके सामने 5। तो फेस तो 5 हैं, तो फेस -1 करना था, दैट इज़ 5 - 1 करेंगे तो सीधे सीधे 4 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर कट। तो इसी तरह से अपन लोग ड्यू को फाइंड आउट करते हैं अगले डिफरेंट स्ट्रक्चर में। तो आपके सामने कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप ड्यू फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। जैसे और देख सकते हो, मान लीजिए मेरे पास स्ट्रक्चर एग्जांपल है C3H6O का, और हमसे बोल रहा है इसका ड्यू बताइए C3H6O का। तो अभी आप सीख के आए हो कि O को नेग्लेक्ट करना है, तो सीधे भैया 2 + 2a - b में पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उस तरह मैंने कहा कि मेरे पास C3H5N है मान लो, और मुझे इसका ड्यू बताना है। वही सेम फॉर्मूले पुट करिएगा, 2 + 2a - b + c - e वाले फॉर्मूले पुट करिएगा, ठीक है। आपका आंसर अपने सामने होगा। ये आपका a है, ये आपका b है, और यहाँ पे आपका c है। c की वैल्यू 1 हो जाएगी, कुछ नहीं है तो पुट करेंगे, यूँ आपको आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो इन फ्यूचर जब हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे होंगे तो प्लीज़ मैं वहाँ पे बार बार ड्यू निकालूंगा और बार बार पढ़ाऊंगा नहीं। एक बार इसको देख लो, इसको माइंड में सेटअप कर लो कि ड्यू ऐसे देखा जाता है, ड्यू ऐसे देखा जाता है, ठीक है। दिस इज़ द वे टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी, ठीक है। बढ़े आगे। अब अपन लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना स्ट्रक्चरल आइसोमर, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की कहानी को शुरू करूँगा, और उसमें पढ़ाऊँगा सबसे पहले चेन आइसोमर, ठीक है। आई होप आप एंजॉय कर रहे होगे। हेडिंग डालिएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर, नाम समझ में आ रहा है। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबिलिटीज़। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हों तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है। उसी कैटेगरी में सबसे पहला आएगा आपका चेन आइसोमरिज्म, ठीक है। चेन आइसोमरिज्म क्या है? डेफिनेशन के थ्रू जाएं तो बोलता है कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन होती हैं। क्या बोला? डेफिनेशन वाइज, नंबर ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट in size of principal carbon position, principal
कार्बन। ठीक है, जैसे बहुत बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, फिर टुच्चे लेवल से हाई लेवल पे जाऊँगा, आपको पता ही है। मान लीजिए यार यहाँ पे मेरे पास पहले लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, तो 4 कार्बन है। ठीक है, इस लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है। क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था? तो हाँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। अब लॉन्गेस्ट चेन में कितनी कार्बन हो गई, तो 3 कार्बन हो गई। तो कोई अगर 4 की चेन थी तो 4 से 3 हो गई, वो आपका क्या है, चेन आइसोमर का एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं लेवल हाई लेके चल रहा हूँ, बहुत हो गया सिंपल लेवल। अब अगर मान लीजिए ये मेरा साइक्लोब्यूटेन है और ये मेरा कुछ ऐसे है, और आपसे बोला है कि ये बताओ क्या रिलेशन है, तो बट ऑब्वियस है साइक्लिक रिंग के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 4 कार्बन की चेन थी, अब चेन कितने कार्बन की हो गई, 3 कार्बन की हो गई। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा, चेन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इवन 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 अगर मान लो कोई ऐसे बताता है कि मान लो एक स्ट्रक्चर ये है और एक स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यार इस बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में यहाँ कितने कार्बन, 2 कार्बन, और यहाँ पे अब कितने कार्बन हो गए, देखा जाए तो 1 कार्बन। तो ये भी चेन का एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रहेगी बात। तो सिंपल सी बात है, जब कभी भी लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन की चेन कम हो जाए पहले से, वो आपका क्या हो जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। और एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया, अब मैंने स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया। ठीक है, पहले ये 4 कार्बन की चेन थी, अब ये 3 कार्बन की चेन हो जाएगी। ठीक है, तो आप 4 कार्बन की चेन से 3 कार्बन की चेन की तरफ जा रहे हो, इसलिए आप इसको क्या नाम दोगे, आप इसको चेन आइसोमेरिज्म नाम दोगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। और एग्जांपल लेते हैं, आपसे बोलेगा भाई कि एक मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है, इसके चेन आइसोमेरिज्म ओनली ड्रॉ करिए। क्या ड्रॉ करिए, ओनली चेन ड्रॉ करिएगा। तो आप क्या करोगे, ये 6 मेंबर की रिंग है, 6 से कहाँ जा सकते हो आप, 5 में जा सकते हो क्या, और एक ही है। ठीक है, इवन 5 से आप कहाँ जा सकते हो, 4 में जा सकते हो, एक ही है। इवन आप 6 से पहले पहुँचे 5, 5 से पहुँचे 4, और 4 से पहुँचोगे आप 3 में। मैं थोड़ा सा इसको अजब सा बना दे रहा हूँ, इसको आप ऐसे देख लीजिए। सॉरी, ये। ठीक है, अब आप चेन किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तो मैं रिंग के रिस्पेक्ट में चेन देख रहा हूँ। पहले 6 की रिंग थी, फिर 5 की रिंग हुई, फिर 4 की रिंग हुई, फिर 3 की रिंग हुई। ठीक है, अब ये आप रिंग के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तो देखा जाता है किसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, तो ये है इन रिस्पेक्ट ऑफ रिंग, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिंग। ठीक है, इस चीज़ को अपन लोग बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग दिमाग इस बात पे लगाएंगे कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए होते हैं चेन आइसोमेरिज्म के लिए। ठीक है, तो आइए, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड टू शो या फॉर चेन आइसोमेरिज्म, मैं CI लिख रहा हूँ शॉर्टकट में यार। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, लॉजिक सोचिएगा, अगर मैं एक अल्केन ले लूँ और मैं आपसे पूछूं कि अल्केन में कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए उसके चेन आइसोमर बनने के लिए, तो आप लॉजिक सोचिए कि भाई थोड़ी देर के लिए मैं सही आंसर बता रहा हूँ। पहले तो 4 कार्बन चाहिए होते हैं, 4 कार्बन से आप चेन आइसोमर्स का ड्रॉ कर सकते हो। एक पॉसिबिलिटी ये है और एक पॉसिबिलिटी ये है, देखो ये 4 की कार्बन और ये 3 की कार्बन। लेकिन तुम मेरी बात मत मानो और तुम एक बार ट्राई करके देखो कि सर मिनिमम आपने बोला है, तो मैं एक बार 4 की जगह 3 से ट्राई करके देखूंगा। ट्राई करके देखो यार, देखो ये थॉट्स ऑफ द गेम है, ये पूरा चैप्टर आपके इमेजिनेशन पावर पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी किसको सोच सकते हो। जितना आप ईजिली, जितनी जल्दी आप उसको सोचोगे, आपका आंसर उतनी जल्दी आएगा। अब आप देखिए बेटे,
यहाँ पे मान लीजिए आपने 3 कार्बन लिया, अब आप बताइए क्या मैं इस 3 कार्बन को पलट सकता हूँ, क्या मैं इस 3 कुछ ऐसा कर दूँ कि 3 कार्बन से 2 कार्बन हो जाए? तो आंसर इज यार पॉसिबल नहीं है। क्या बोला? इसका कुछ भी और पॉसिबल नहीं है यार, ठीक है। तो भैया 3 कार्बन से काम तो नहीं चलेगा, इसलिए मिनिमम की बात चल रही है यहाँ पे, मैं बार बार तवज्जो दे रहा हूँ मिनिमम को, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। तो मिनिमम कितने कार्बन की चेन चाहिए, मतलब चेन आइसोमरिज्म दिखाने के लिए अल्केन के अंदर? तो आंसर इज 4 कार्बन की, ठीक है। इसी तरह अगर आप सोचिए बेटा कि अल्कीन के लिए कितने कार्बन की ज़रूरत होगी, कितनी मिनिमम अल्कीन के लिए चेन आइसोमरिज्म बनाना ही पड़ेगा है कि वो शुरू हो जाए। मिनिमम कार्बन, मिनिमम की बात चल रही, ठीक है। तो मैं मिनिमम, इस पर भी आंसर आएगा 4 कार्बन। आप देख सकते हो 4 कार्बन की मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ कुछ ऐसा, एक ये पॉसिबिलिटी है और एक इसी पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी है। तो आप देख सकते हो पहले बेटा कितने की चेन थी? 4 की चेन थी, नो डाउट। अब चेन कितनी की होगी बेटा? 3 की हो गई। लेकिन फिर तुम मेरी बात मत मानो, तुम एक बार ट्राई करके देखो कि क्या सर 3 कार्बन की अल्कीन बना के उसका दूसरा आइसोमर बनाया जा सकता है क्या? उसका चेन आइसोमर बनाया जा सकता है क्या? तो लो, ये मान लो 3 कार्बन की अल्कीन है। अब बताओ मैं इसको क्या कर दूँ कि चेन बदल जाए? भाई इससे छोटी चेन तो नहीं होगी ना, ये तो वही चेन है ना, 3 की चेन मिनिमम चेन है। तो इस याद रखिएगा कि मिनिमम आपको 4 कार्बन की चेन चाहिए ही चाहिए चेन आइसोमरिज्म के लिए अल्कीन्स के अंदर। यही काम हमने अल्केन्स में भी किया था। अल्केन्स में भी मिनिमम 4 कार्बन चाहिए ही चाहिए, सो दैट आप चेन आइसोमरिज्म दिखा सको। अब एग्जाम में खटक से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप यूँ कर लोगे, भैया 2 3 4 पूछेगा मिनिमम बताओ कितने, या 4 5 6 में मिनिमम पूछ लेगा बताओ कितने, ठीक है। तो ये अल्कीन के अंदर है। उस तरह चलिए बुद्धि लगाइएगा, वीडियो को पॉज करके जरूर देखिएगा कि अल्काइन के अंदर कितने मिनिमम कार्बन की ज़रूरत पड़ेगी, मिनिमम कार्बन की ज़रूरत पड़ेगी चेन आइसोमर्स के लिए, ठीक है। सोचिए, बुद्धि लगाइए। वैसे मुझे आंसर याद किया हुआ है, 5 कार्बन की ज़रूरत पड़ेगी, आप देख सकते हो। एक 2 3 4 5, एक पॉसिबिलिटी ये आ रही है और एक पॉसिबिलिटी बेटा ये आ रही है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बेटा? तो 5 कार्बन की है। यहाँ पे बेटा लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? तो बेटा 4 कार्बन की है। अब आप लॉजिकली एक बार सोचो, मेरी बात मत मानो मेरी बात, और काम करो, जरा चेक करो कि सर 5 की जगह क्या अगर मैं 4 कार्बन का अल्काइन ले लूँ तो वो चेन आइसोमरिज्म शो करेगा क्या? तो आओ देखो, लेट सपोज करो मैं देखता हूँ ये। अब मैं क्या करूँ कि मैं नंबर ऑफ कार्बन चेन 4 से कम करके 3 कर दूँ? कुछ कर सकते हैं वो क्या? बोलो। अब ये मत बोल देना सर इसको उठा के यहाँ कर देना, वैलेंसी पूरी हो चुकी है, इसको उठा के यहाँ करोगे बात वहीं पहुँच जाओगे। तो मतलब 4 कार्बन की चेन से, नंबर ऑफ 4 कार्बन से अल्काइन का चेन आइसोमरिज्म डिसाइड नहीं किया जा सकता। इट मीन्स अल्काइन के लिए आपको 5 कार्बन की चेन तो चाहिए ही चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? आई होप मेरी बात को एंजॉय भी कर रहे होगे आप। मैं बहुत तगड़ा अंदर हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा यार, ठीक है। उसको बस पेशेंसली सुनते जाना क्या क्या हो रहा है। चलो अगला आता है अल्काडाइन। अल्काडाइन मतलब 2 डबल बॉन्ड हो, उसके अंदर 2 डबल बॉन्ड हो, उसके लिए भी मिनिमम कार्बन कितने चाहिए कि मैं उसका चेन आइसोमर बना सकूं, ठीक है। तो आंसर इस 5 मिनिमम कार्बन चाहिए उसके अल्काडीन को बनाने के लिए। अल्काडीन मतलब 2 डबल बॉन्ड होना जरूरी है। देखो एक पॉसिबिलिटी डबल बॉन्ड यहाँ की है, एक पॉसिबिलिटी ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी मैं 5 की जगह 4 कर दे रहा हूँ और कहीं एक जगह डबल बॉन्ड यहाँ लगा दे रहा हूँ कार्बन, बैलेंस पूरी करने के लिए, ठीक है। ओके, तो एक पॉसिबिलिटी आपकी ये आ सकती है जिसमें C5 हो, और एक पॉसिबिलिटी ये आ सकती है जिसमें C4 हो। मेरी बात फिर से मत मानो, और तुम ट्राई करके देखो कि क्या 4 कार्बन की चेन से अल्काडीन बनाई जा सकती है, या अल्काडीन का चेन आइसोमरिज्म बनाया जा सकता है क्या?
ज़रा सोचो, आओ गलती करके देख ही लेते हैं, जब कर ही रहे तो। ये लिया, अब बताओ मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ कि चेन आइसोमर बन जाए। हाँ, अब अगर पहले स्ट्रक्चर बना दूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे वैलेंसी पूरी नहीं किया बंदे ने। ठीक है, 2 1 3 1 4। अब अगर किसी के दिमाग में ही चल रहा है ये, तो गलत चल रहा है, मैं कहाँ ले जाऊँ बताओ चौथे को। चौथे को मैं नीचे तो ले नहीं जा सकता, इस वाले की वैलेंसी पूरी है, मुझे यहीं ले जाना पड़ेगा। तो ये क्या चेन आइसोमर है? अभी भी 4 कार्बन की चेन, पहले भी 4 कार्बन की चेन, तो क्या ये चेन आइसोमर है? नहीं ना। मैं तो चेन पूछ रहा हूँ, मैं तो और कोई आइसोमर पूछ ही नहीं रहा। नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल है भाई, आपके दिमाग में तेरे चल रहा है कि पोजीशन तो हो रहा है, तो मैं पोजीशन पूछ भी नहीं रहा। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि कितने मिनिमम कार्बन चाहिए चेन आइसोमर के लिए, पोजीशन के लिए नहीं। ठीक है, याद रखोगे? ठीक है, तो याद रखना, अल्केन के लिए 4, अल्कीन के लिए भी 4, अल्काइन के 5 और अल्कालाइन के लिए भी 5। ठीक है, अगला आएगा अल्कीनाइन के लिए। अल्कीनाइन के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? मिनिमम कितने कार्बन? अल्कीनाइन मतलब डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, उसको अल्कीनाइन बुलाते हैं। इन भी है और आइन भी है, बहुत सिंपल सा वर्ड है यार। तो देखो यहाँ पे मिनिमम आपको 5 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए चेन आइसोमर के स्ट्रक्चर का आइसोमर बनाने के लिए, चेन आइसोमरिज्म के लिए। तो आप देखते हैं 1 2 3 4 5 और एक मान लिया मैंने ये। अब यहाँ पे बेटा आपके पास कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। जरा एक काम करो, उसको कम करने की कोशिश करो, तो कहीं से कुछ जुगाड़ सोचो कि कम हो जाए। कहाँ वैलेंसी पूरी? यहाँ कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं क्या? तो देखो ये घुमाया जा सकता है, ये पहले 5 कार्बन थी, अब ये 4 कार्बन की हो गई, इसलिए ये आपका अल्कीनाइन भी हो गया कि आपका चेन आइसोमर्स का हिस्सा है, मतलब मिनिमम 5 कार्बन चाहिए। आप मत मानो मेरी बात फिर से और ट्राई करके देखो कि सर क्या 4 कार्बन में जुगाड़ फिट हो पा रहा है, क्या 4 कार्बन में कोई जुगाड़ फिट हो पा रहा है? तो आओ ट्राई कर लेते हैं यार। अब बताओ मैं क्या कर लूँ कि मैं 4 की चेन को 3 में बदल दूँ? कुछ कर सकता हूँ क्या? तो शायद यार 4 की चेन 3 में नहीं बदली जा सकती, इसलिए 4 कार्बन से तो काम नहीं चलेगा। आपको मिनिमम अल्कीनाइन के लिए भी 5 कार्बन चाहिए। ठीक है, मज़ा आ रही है ना आपको? ठीक है, तो ये तरीका होता है चेन आइसोमर्स को समझने का। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कौन किसका आइसोमर है, कौन कितना चेन आइसोमर है, एंड सो ऑन। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आपसे एक और टाइप का इसी चेन के अंदर सवाल करता है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे पूछता है। देखो कभी कभी ना आपको नेमिंग किट फॉर्म में पूछेगा। आपने बचपन में नाम सुना होगा एन का, आइसो का और नियो का, 3 नाम सुने होंगे। एन का मतलब होता है नॉर्मल, आइसो का मतलब ब्रांचिंग होती है, नियो का मतलब और ब्रांचिंग होती है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, पहले क्लास 10th वाली बात है ना। जैसे मान लो एन पेंटेन ड्रॉ करना है, तो आप क्या करते हो, एकदम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर जाते हो। तो आप बोलोगे क्या पढ़ा रहा है, तो अभी आगे पता चलेगा क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, अगला आएगा आइसोपेंटेन। देखो आइसो की टेक्निक होती है, आइसो के लिए ये होना पैटर्न जरूरी है। जहाँ पे भी आपको ये पैटर्न दिख जाएगा वो आपका आइसो का पैटर्न होता है। ठीक है, किसका पैटर्न है ये? आइसो ग्रुप का। अब कुछ नहीं करना होता है, उसने आइसोपेंटेन बोला, हेप्टेन बोला, ना फलाना बोला, कुछ भी बोल दिया, आइसो लिया ऐसा और बाकी को जोड़ दिया, मतलब कुछ ऐसा यार। अब 3 तो यहाँ यूज हो गए, 1 4 और 1 5, बाकी वैलेंसी यार पूरी करते रहना। ठीक है, मैं वो नहीं कर रहा, या अगर रॉन्ग भी हो जाए तो फेफड़ों में मत लेना कि बंदे ने वैलेंसी पूरी गलत की है। ठीक है, चलेगा सब। तो ये हमारा आइसो है। इस तरह आइसो हेक्सेन बोले तो एक और जोड़ दो, आइसो हेप्टेन बोले तो एक और जोड़ दो। कर लोगे ना, पक्का ना। लेकिन एक छोटी सी एक्सेप्शनल केस है, केमिस्ट्री इसके बिना जिंदा नहीं है।
एक्सेप्शनल केस इन आइसो ग्रुप। तो तगड़ी तगड़ी चीज़ें पढ़ाने वाले हैं लाले, याद रखना। आइसो ऑक्टेन का अगर आपसे कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को कहता है तो जो आप स्ट्रक्चर सोच रहे हो, पहले मैं आप बता दूं क्या सोच रहे हो। आइसो ये बनाया, अब आप सोच रहे होगे कि 1 तो 3 तो है ही, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 बना दें तो आप ये रॉन्ग कर जाओगे। दिस इज़ नॉट द आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन का एक्सेप्शनल केस एक ही है, ठीक है। तो जो आइसो ऑक्टेन का सही स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कुछ ऐसा है, नो डाउट, यहाँ तक तो वो है ही है, ठीक है। बस इधर ये ऐसे हो जाता है। ये स्ट्रक्चर होता है आइसो ऑक्टेन का, ठीक है। गिन लो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ सही सही सोच रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसो ऑक्टेन। तो आइसो के ग्रुप में सिर्फ एक ही एक्सेप्शनल केस है, वो है बाबा आइसो ऑक्टेन, ठीक है। क्लियर कट। उसी तर्ज पर अगर आपको मैं नियो की स्ट्रक्चर की बात करूं, मुझे मान लो नियो चाहिए, तो नियो की जो जनरल पैटर्न स्टाइल होती है वो कुछ ये होती है। जब भी कहीं आपको दिख जाए नियो के लिए तो इस पैटर्न को फॉलो करोगे। अब जैसे मान लो नियो हेक्सेन बोल दे बनाने को, तो क्या करोगे, ये 3 ऐसे बनाया, ठीक है। 3 ये हो गए, 4 5 और 6, ठीक है। ये नियो हेक्सेन है। उस तरह नियो पेंटेन बनेगा, नियो ब्यूटेन बनेगा, फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो नियो दिख जाए तो पहले इसको चिपकाओ, बाकी जो जगह है पूरी कर लो। 4 और ज़्यादा हो गया क्या, 1 2 3 4, हट गंदा बच्चा, सॉरी ह्यूमन एरर, है ना। 1 2 3 4 5 6, ओके। तो ये आपका नियो हेक्सेन हो गया। आई एम सॉरी, कार्बन कम हो गए थे, ज़्यादा हो गए थे, सॉरी, ठीक। बढ़े आगे, चलो। अब इसमें नया क्या सीखा आपने, तो आओ नया सिखाते हैं, नया सिखाते हैं, नया सिखाते हैं। आओ हेडिंग डालो अल्काइल ग्रुप। अभी तक आप अल्केन अल्केन खूब खेल रहे थे, अब आप अल्काइल खेलोगे मेरे पास। पहले तो अल्काइल क्या होता है भैया, अल्केन में से CnH2n+2 में से एक हाइड्रोजन को हटा दो, गायब कर दिया, तो ये हो गया CnH2n+1 ऑफ डैश। यहाँ डैश कोई ना कोई वैलेंसी पूरी करने के लिए आएगा। तो ये अगर मेरा अल्केन है तो ये मेरा अल्काइल है, ठीक है। यहाँ पे डैश से अपन लोग वैलेंसी पूरी करेंगे। जैसे बच्चे मेरे मिथेन से एक निकाला तो बनाया मिथाइल। अब कुछ वैलेंसी पूरी कर लेना यार, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल बुलाना, मिथाइल फलाना ढिमकाना, कुछ भी, ओवरऑल इतने वाले पार्ट को अपन लोग मिथाइल बुला रहे हैं, THYL, और ये वाला पार्ट मेरा मिथेन है। तो बच्चा मेरा अल्केन से अल्काइन, उसी तरह इथेन से इथाइन एंड सो ऑन, ठीक है। प्रोपेन से प्रोपाइल। तो नया क्या है, एग्जाम में सवाल आएगा कि बता एक फलाने स्ट्रक्चर के कितने अल्काइल ग्रुप के स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। जैसे आओ दिखाते हैं। जैसे मान लो फिलहाल शुरुआत करते हैं इथेन से। अब मान लो इथेन की मुझे स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी क्रिएट करनी हो, तो मुझे साफ साफ पता है कि इसके अंदर एक ही पैटर्न पॉसिबल है, ये वाला। तो यही आपकी फ्री वैलेंसी है, मैं फ्री वैलेंसी लिख दे रहा हूँ। आप चाहे उसमें OH जोड़ो, चाहे अपना Cl जोड़ो, तुम्हारी जो मर्जी है जोड़ो यार, मेरा क्या मतलब है ना। तो इसके लिए सिर्फ एक वैलेंसी ऐसी खाली है जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जा सकता है। मतलब हिंदी भाषा में अगर उस नालायक ने बोल दिया कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ C2H5Cl या C2H5Cl के कितने पॉसिबल है, तो भैया तुम्हारे सामने एक ही पॉसिबल है, लो देख लो, ओनली वन पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि एग्ज़ाम में कितने आपसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के पूछेगा। तो ये तो सिंपल था, लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो ये एथेन की जगह आ जाता है प्रोपेन।
अब मैं प्रोपेन को हटा के किन किन जगहों पे वैलेंसी को फ्री कर सकता हूँ, तो उसका एक तरीका होता है। तरीका भाई ये वाले और ये हाइड्रोजन देखो मतलब नेचर सेम में दिख रहा है ना, तो इसको नाम दे दिया कार्बन नंबर 1 ए, एक यहाँ से हटा सकते हो और यहाँ से हटा सकते हो, ये दोनों ही ए है, और एक है कि आप यहाँ से हटा दो। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी खुल जाएंगी क्या, बोलो, दो पॉसिबिलिटी खुल जाएंगी क्या? तो एक खुल जाएगी तुम्हारी ए के लिए, एक पॉसिबिलिटी खुल जाएगी बी के लिए। मतलब एक स्ट्रक्चर के कुछ ऐसा बन सकता है यहाँ फ्री वैलेंसी, और एक स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा बन सकता है यहाँ फ्री वैलेंसी। बात तो पल्ले पड़ी। तो मतलब अगर इस स्ट्रक्चर के आपसे पूछेगा कितने फ्री वैलेंसी के साथ स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो आंसर इज 2। टिंग टिंग टिंग, ठीक है। एक एग्जाम्पल लें क्या, बोलेगा C3H कितना है, 3 2 5 2 7 7, और मान लो Br के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, ठीक है, चेन में ही। तो आपने ये देखा चेन, या सारे देख सकते हो, स्ट्रक्चरल की बात करेगा आपसे, ठीक है। तो एक Br आप यहाँ लगा सकते हो, लाइट लिख रहा हूँ, एक Br आप यहाँ लगा सकते हो और एक Br आप यहाँ लगा सकते हो, है ना। मैंने वैलेंसी फ्री कर दी बस, ओके। तो भाई जब 2 कार्बन थे तो ओनली 1 स्ट्रक्चर, जब 3 कार्बन थे तो कितने स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर। अब ये मत बोलना 4 कार्बन होंगे तो 3 स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो आओ देखते हैं। अब अगर मान लो 4 कार्बन है तो इसका जुगाड़ सोचना, पहले तो इसके खुद के कितने पॉसिबल हैं, फिर उसके अंदर कितने पॉसिबल हैं। देखो एक पॉसिबिलिटी ये है और एक इसका ये पॉसिबल है, एक आइसोमर इसका ये पॉसिबल है, एक आइसोमर इसका ये पॉसिबल है। पहले तो इसके आइसोमर बना लो, बना लिए। अब इसके अंदर का इन्वायरमेंट, एक ए तो ये वाला ए, ये वाला बी तो ये वाला बी, मतलब 2 इन्वायरमेंट यहाँ से मिलेंगे। आइदर आपकी वैलेंसी यहाँ से खाली होगी, फ्री वैलेंसी, मैं डॉट बैक कर दे रहा हूँ, और आइदर बच्चे तुम्हारी वैलेंसी यहाँ से खाली होगी, अरे यार यहाँ से, ठीक है। 2 यहाँ से पॉसिबिलिटी हुई। इसमें बताओ, इसमें मान लेते हैं ये आपका चलो सी, तो ये भी सी, ये भी सी, और एक बीच वाला अलग है थोड़ा डी। तो लो एक पॉसिबिलिटी हुई तुम्हारे किसी सी के साथ मान लेते हैं यहाँ पे, और एक पॉसिबिलिटी हुई तुम्हारे किसी डी वाले के साथ यहाँ। तो इन पोजीशंस पे, अरे यार सॉरी, इन पोजीशंस पे यहाँ वाले पे, यहाँ वाले पे, यहाँ वाले पे, यहाँ वाले पे वैलेंसी फ्री हैं, और तुम इन भाई साहबों को आके बैठा सकते हो, ला सकते हो ना यार। मेरी बात तो समझ में आ रही है, क्लियर कट है। तो मतलब जब तुम्हारे पास ये 4 थे तो ये भी कितने पॉसिबल हुए, 4 फॉर्म पॉसिबल हुए, ठीक है। अब बुद्धि लगाओ, अगर तुम्हारे पास मान लो 5 होते तो कहाँ जाते। मान लो C5H10 होता, H12 सॉरी, ये तो C4 कितना था, H10, है ना। अब आएगा अगला कि भाई अगर मान लो C5H12 है तो बताओ इसके कितने फॉर्म पॉसिबल हैं, उन फॉर्म के भी कितनी वैलेंसी। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले इनके फॉर्म बनाऊँगा। पहले तो ये स्ट्रेट, फिर एक वाले में इधर ब्रांचिंग, और तीसरे वाले में ये, यही पॉसिबिलिटी है ना यार। चेन आइसोमर की यही पॉसिबिलिटी पढ़ के आए हो ना यार, 5 4 3। अब आ जाओ खेलते हैं गेम। इसमें ये ए नो डाउट, ये बी नो डाउट। अरे भाई साहब एक नया आया है यहाँ पे, सी अलग होगा ना यार, सही बोल लो, ठीक है। तो ये आपका इधर ले लेते हैं डी, ये भी डी है लेकिन ये ई है, ठीक है। ओके ये एफ है, ये जी है। अरे है, रुक जाओ, गंदा हो जाएगा। तो आओ पहले इसकी पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं, है ना। बनाऊं क्या कि खुद कर लोगे। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे,
एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे, कार्बन नहीं है रे, पॉसिबिलिटी है, तो इनके अंदर आई 3 पॉसिबिलिटी, आई या नहीं, ठीक है। और इसके अंदर 3 तो यहाँ से दिखी है ना। अब यहाँ से आ जाओ, एक यहाँ से दिख रही है 4, ये 5, ये 6, ये 7, है ना। मतलब 4 पॉसिबिलिटी यहाँ से नज़र आ रही हैं, किसके नाम पे, डी के नाम पे, ई के नाम पे, एफ के नाम पे और जी के नाम पे। ओके और एक काम करते हैं, इधर आते हैं तो इधर देखो सब सेम है, लेकिन है तो अलग ना, एच, यू बी एच, एच एच एच, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1। तो 3 पहले वाले से पॉसिबल हो सकते हैं वैलेंसी, 4 दूसरे वाले से हो सकते हैं और 1 तीसरे वाले से सकता है। तो 4 3 7 और हो गया 8, तो इसके कितने आ सकते हैं आंसर, तो 8 आ सकते हैं, ठीक है। कर लोगे, है ना। मतलब अगर मैं तुम्हें कल को क्वेश्चन दे दूं कि भाई C5H11OH, चलो Cl ले लो, के नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करिए, कर लेंगे। तो देखो बुद्धि लगाओगे तो कर चुके। तो सही तरीका ये है कि एग्जाम हॉल में तुम ये याद कर लो भैया, C5H12 या C5H11 के जो हैं वैलेंसी पूरी करने के साथ साथ 8 स्ट्रक्चर बनेंगे। वहाँ पे एग्जाम में तुम सब्जेक्टिव पेपर पर ना दे रहे हो कि वहाँ जाके तुम सोचोगे कि नहीं सर ऐसा नहीं ऐसा, तो तुम्हें करना है, ठीक है ना, क्लियर कट है ना। अच्छा अब देखो, अगर मैं थोड़ा सा लेवल और बढ़ा देता हूँ, अगर मान लो C6H14 पूछे तो बताना नंबर ऑफ आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो वैलेंसी सेटिस्फाई करते हो। कहाँ रिप्लाई करोगे, तुम रिप्लाई करोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इस बात का रिप्लाई करना। तो ये मेरी मोस्ट ऑफ द कहानी चेन आइसोमर्स को लेके थी, ठीक है। ओके और कोई फॉर्मूला, हाँ चलो एक क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ दिख रहा है, ये बोल रहा है कि यार तुम्हारे पास C5H10 है और तुम इसको Cl2 को UV लाइट से रिएक्ट करा रहे हो, ठीक है करा रहे हैं, और आप इसका मोनोक्लोरिनेशन कर रहे हो, तो भाई कर रहे हैं, तो बता कितने इसके क्या पॉसिबल हैं, स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, ठीक है। लो हो गया, ये हो गया क्या, C5H10 था, तो पहले तो देखो C5H10 को तुम्हें अगर दे रखा हो तो तुम इसको माइनस माइनस करके खेलो, क्या खेलोगे, तो पहले देखो CnH2n+2 होता है, 2 हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, CnH2n-2 हो जाएगा हैं। अब आओ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जैसे अब मेरे पास क्या था तो ये किस में बैठ रहा है, पहले तो C5H10 में बैठ रहा है ना, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से कितने हाइड्रोजन जा रहे हैं, तो 4 हाइड्रोजन जा रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचे तो कितने हाइड्रोजन कमी है, तो 4 हाइड्रोजन कमी है। अब आप इसके स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करते चले जाओ यूवी लाइट बनाते बनाते, ठीक है। तो और एक तरीका है, बाबा DU जिंदा है अभी, C5H10 से कितने DU बन सकते हैं, और वहाँ लगा के Cl लगा दो हटा के, है ना। तो C5H10 का DU निकालो फटाफट, चलो DU निकालो, 12 2 + 2a - b, तो ये हो गया हाफ। देखो DU पढ़ने का फ़ायदा अब मिलेगा तुम्हें, 2 5 = 2 × 5 प्लस नहीं बे माइनस, सॉरी 10, मस्ती करते रहता है, 12 2 + 10 - 10, हैप्पी बर्थडे 1 मतलब C5H10 का आया 1। तो एक पॉसिबल है, अब खुद सोचो, एक पॉसिबल है मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, साइक्लोपेंटेन हो सकता है या कोई अल्कीन हो सकती है जिसमें डबल बॉन्ड हो, तो बनाते चले जाओ, आपका आंसर आता चला जाएगा, ठीक है। कर लोगे, ट्राई करना, मैं मन क्यों कर रहा हूँ, बस यहाँ से Cl लगाते चले जाओ ना यार। अब देखो इन जगह सबका इन्वायरमेंट सेम आएगा ना यार,
और इधर देखो इन्वायरमेंट थोड़े अलग अलग आएंगे, तो इन्वायरमेंट चेक कर लेना, इसके अंदर का भी इन्वायरमेंट चेक करना, हो जाएगा। तो C5H10 वाले के स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएंगे। आओ नहीं तो मैं कर ही देता हूँ यार, ठीक है। मोनोक्लोरेशन मतलब यूवी लाइट से रिएक्ट कराना है, ओके। हाँ बाकी ये तो बात अलग है कि तुम जब C5H10 बना रहे हो तो ऐसे कंडीशन के साथ भी तुम ऐसा भी बना सकते हो। फिर 4 लिया, एक C खींचा, फिर 3 लिया, 2 यूँ किए, फिर लिया, 2 यूँ किए, एंड फलाना फलाना फलाना। अब इस पर CL लगाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ, CL लगाते चले जाओ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से टोटल 5 इधर से, 2 इधर से, 3 8 और 2 10 आंसर आना चाहिए। फिर भी एक बार ट्राई करना, कोशिश करना। क्वेश्चन ऐसे ही किया जाता है। इसी पूरी कहानी को अपन लोग चेन आइसोमेरिज्म बुलाते हैं। अब सुनो, सोचो कि अगला क्या पढ़ाऊँगा। तो अगले टर्न पे अगला पढ़ाऊँगा वो होगा पोजीशन आइसोमर्स, कि कैसे पोजीशन आइसोमर्स बनते हैं, पोजीशन आइसोमर्स के क्या फॉर्म होते हैं। या चलो आओ पोजीशन आइसोमर्स देख ही लो यार, अभी देख लो, क्यों अगले बात का इंतज़ार करें, ठीक है ना यार। ठीक है, पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होती है, कैसे पोजीशन आइसोमरिज्म को देखते हैं। तो पहले तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। डेफिनेशन, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, इवन साइड एटम भी, एंड सो ऑन, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, मान लो मेरे पास ये अल्कोहल फर्स्ट नंबर पे है और ये अल्कोहल सेकंड नंबर पे है, ठीक है। तो देख सकते हो पहले OH फर्स्ट पोजीशन पे था, अब यही OH कौन सी पोजीशन पे है बेटा, सेकंड पोजीशन पे है। तो इसके एग्जाम्पल को नाम दिया हमने पोजीशन आइसोमर, ठीक है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, नोट करके कहीं हाईलाइट करके लिख लो कि चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, एक साथ कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वहाँ मेरा फोटो आ गया होगा, तो क्या बोला मैंने, चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर कभी भी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और अगर मान लो तुम्हें आता है कि किसको प्रेफरेंस दें, तो मैं आपको बता दूं कि प्रेफरेंस में आप चेन आइसोमर को पोजीशन से ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे। क्या 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 बोला कि पहला तो चेन और पोजीशन कभी भी एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है। और दूसरा, अगर चेन पोजीशन आ भी जाती है तो आप चेन और पोजीशन में से चेन को प्रेफरेंस पोजीशन से ज़्यादा दोगे। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, जैसे मान लो ये तो देखो चलो पोजीशन आइसोमर है नो डाउट, लेकिन अगर ये ड्रॉ किया और ये ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये आपका चेन आइसोमर का एग्जाम्पल है, पोजीशन का नहीं है, ठीक है। जबकि ये वाला किसका है, पोजीशन का है और चेन का नहीं है, ठीक है। तो चेन और पोजीशन कभी भी एक साथ नहीं होती हैं। और अगर आपको लग भी रहा है ऑप्शन में किसको चुना जाए, तो सही तरीका है कि आप चेन को पोजीशन से पहले चुनो, ठीक है। आओ एग्जाम्पल और देखें। मान लो कि यहाँ पे है और आपसे बोला है कि इसका पोजीशन आइसोमर ड्रॉ करो, तो पहले डबल बॉन्ड किस नंबर पे था, देखो 4 कार्बन अभी भी चेंज मत करना उसको, तो बस पोजीशन डबल बॉन्ड पहले ब्यूट 1 इन थी, अब भाई साहब ये ब्यूट 2 इन हो गई है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये इसका पोजीशन आइसोमर का एग्जांपल है। क्लियर कट।
ये सोचो क्या दें, 1 2 3 4 5 6 6 ना ना ना, अब क्या है, ये क्या है बताओ, चेन है या पोजीशन है? क्योंकि दोनों तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, दोनों तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती ना यार। ये लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से सिलेक्शन दिया, इस बार फंक्शनल ग्रुप को तुम्हें सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा एज पर IUPAC रूल। तो पहले तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, मजाक चल रहा है क्या? 1 2 3 4 5, ये 6 कर लो, ये 7 कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये 7 कार्बन की चेन है और ये 5 कार्बन की चेन है। पोजीशन अभी भी नंबर 1 थी, पोजीशन अभी भी नंबर 1 है। ये पोजीशन का एग्जांपल नहीं है, ले इसका एग्जांपल है रे, चेन का एग्जांपल है, ठीक है। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ग्रुप को तो आपको लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड करना होगा और उसको नंबर 1 की पोजीशन देनी होगी, ये बात याद रखना यार। ये चेन का एग्जाम्पल है, पोजीशन का नहीं है, मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ अच्छा, इसका क्या हाल चाल है? एक OH यहाँ पे है, एक OH यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ये कैसा एग्जाम्पल है, चेन या पोजीशन? तो देखो ये 1,2 है, ये 1,3 है और ये 1,4 है। बोलो किसका एग्जाम्पल देखें? तो आंसर है सर पोजीशन आइसोमेरिज्म का, ठीक है, क्लियर कट। चलो अब लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन इसके लिए। एक क्वेश्चन है, ये स्ट्रक्चर उसने ऐसे ड्रॉ कर रखा है, सॉरी हाँ भाई, अब इसको स्ट्रक्चर नंबर उसने 1 दिया है, इसको 2 दिया है, इसको 3 दिया है, इसको बेटा 4 दिया है और इसको बेटा 5 दिया है। आपसे बोल रहा है कि आपस में इंटर रिलेशन बताओ कि 1 का 2 से कैसा रिलेशन, 2 का 3 से कैसा रिलेशन एंड फलाना एंड ढिमकाना। चलिए आइए, 1 वाले का 2 से कैसा रिलेशन, देखो बुद्धि लगाना। यहाँ पे 6 कार्बन की चेन, यहाँ पे भी 6, लेकिन इधर 2 की चेन थी इधर, लेकिन यहाँ 1 की चेन हो गई। याद रखना 1 का 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ चेन आइसोमेरिज्म का रिलेशन है, ठीक है। बाकी 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, सब कैसा रिलेशन है, पोजीशन आइसोमर। क्यों भैया? देखो 6 उसमें भी, 6 उसमें भी, बस यहाँ पे 1 1 पे हैं, यहाँ 1 2, यहाँ 1 3, यहाँ 1 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 1 का 2 के साथ कैसा है, 3 के साथ कैसा है, 4 के साथ कैसा है, 5 के साथ कैसा है, तो चेन है। 2 का 3, 2 का 4, 2 का 5, 3 का 4, 4 का 5, 3 का 5, कुछ भी ले लो आपस में, ये सारे कैसे एग्जाम्पल हैं? ये आपके पोजीशन आइसोमर के एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके, मेरी बात समझ में आ रही होगी, आई होप आप एंजॉय कर रहे होगे इन सब बातों को, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब अगला आएगा सवाल इसी के अंदर कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी? आप लॉजिक सोचिए कि कितने मिनिमम कार्बन की रिक्वायरमेंट आपको होगी, किसके लिए? पोजीशन आइसोमर के लिए। तो आइए, पहला फॉर एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के लिए, तो 2 से तो काम चली जाएगा। जैसे मान लो भाई, देख लो, जैसे ये है ClCl,
और एक मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ, तो 2 कार्बन से आपका काम चल जाएगा। 2 कार्बन से आप पोजीशन की शुरुआत कर सकते हो ना भाई। भाई पहले 1 2 पे थी, अब 1 1 पे ही रह गई, हाँ या नहीं? तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन फॉर पोजीशन फॉर एनी कंपाउंड इज 2, ठीक है। बट अगर आपसे बोलता है बता फॉर अल्केन कितनी, अल्केन बोलता है कितनी, तो सोचो कि अल्केन के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए होंगे कि वो पोजीशन आइसोमर दिखा सके। क्या बोला? मिनिमम कितने आइसोमर चाहिए होंगे कि वो पोजीशन आइसोमर्स दिखा सके। तो आओ, हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है 6 कार्बन की मिनिमम ज़रूरत पड़ेगी, उसके हिस्से कम आपका पोजीशन वाला काम नहीं चलेगा। पोजीशन की बात कर रहा हूँ। तो आओ देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, पहले स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन की जगह यू यहाँ से शुरुआत करो, 1 2 3 4 5। एक ये पॉसिबिलिटी है और एक ये पॉसिबिलिटी है, मतलब एक नंबर 2 पे पॉसिबिलिटी है और एक नंबर 3 पे पॉसिबिलिटी है। आप मेरी बात मत मानो मेरी बात, और ट्राई करके देखो कि क्या ये मिनिमम कार्बन की बात चले भैया। मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम 6 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए आपको पोजीशन आइसोमर के लिए। आप मुझे बताओ, मेरी बात मत मान के चेक करो, क्या सर 5 कार्बन में काम चल जाएगा क्या? तो 5 कार्बन का मतलब तुम पहले तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाओगे, है ना। अब बताओ कैसे 5 कार्बन में पोजीशन आइसोमर बनने चाहिए, ठीक है। चेन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। देख सकते हो यहाँ पे भी 5 की चेन है और यहाँ पे भी 5 की चेन है, मैंने चेन को डिस्टर्ब नहीं किया। तुम भी चेन को डिस्टर्ब मत करना, नहीं तो वो चेन आइसोमर बन जाएगा, वो पोजीशन नहीं रह जाएगा। और अभी बोला कि पोजीशन और चेन कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, और हो भी गए तो किसको प्रेफरेंस दोगे? चेन को दोगे। वो चेन है, पोजीशन नहीं कहलाएगा। अब देखो यार, यहाँ पे नंबर 2 नंबर पे मिथाइल लगा है, बिना चेन को ध्यान देते हुए। अबे चल 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी तो 2 पे लगा है। लो देखो, यहाँ शुरू कर दी काउंटिंग मैंने, हाँ या नहीं? तो यार ये भी 2 नंबर पे, ये भी 2 नंबर पे, तो कहाँ आया तुम्हारा कोई पोजीशन आइसोमर? लेकिन अगर चेन आइसोमर बोलता, तुम पीछे करा चुके हैं, तुम बुद्धि चेन में लगाओगे तो होगा ही होगा, ठीक है। अभी मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ यार, ठीक है। तो अल्केन के लिए मिनिमम फाइनली कितने कार्बन चाहिए? तो आंसर है सर, अल्केन के लिए मिनिमम 6 कार्बन आपको चाहिए सो दैट वो पोजीशन आइसोमर शो कर सके, ठीक है। अगला आएगा फॉर एल्कीन। अब आप वीडियो को पॉज करके सोचो कि अल्कीन के लिए पोजीशन आइसोमर्स के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए? मिनिमम कार्बन फॉर पोजीशन आइसोमर इन अल्कीन, सॉरी। तो आओ शुरुआत करते हैं। पता मुझे भी नहीं, मान लो क्या 3 कार्बन से शुरुआत हो सकती है क्या? 3 कार्बन से चेन खराब हो जाएगी, 3 से काम नहीं चलेगा। तो 4 से चेक कर लेते हैं, आओ 4 से चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, एक ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है और एक ये पॉसिबल है ना, काम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, कहीं पोजीशन तो नहीं बन जाएगी, ये भी नहीं होगा, ये तो गलत बनाया है ये, क्योंकि ये तो चेन हो गया, 3 की चेन और 4 की चेन, मतलब स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। आओ, क्यों ना ऐसे सोचा जाए। नंबर 1 ठीक तो है, ये ब्यूट 2 इन बच्चा और ये ब्यूट 1 इन बच्चा। तो हाँ, आ गया आंसर कि अल्कीन के लिए मिनिमम पोजीशन आइसोमर बने, इसलिए हमें मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? तो आंसर है सर 4 कार्बन चाहिए। 3 में तो कहीं कोई जुगाड़ बैठ ही नहीं रहा था, ठीक। क्लियर कट आई बचपन में, बड़े आगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बस, उसके बाद छुट्टी।
कि आपसे बोलेगा डाइक्लोरोब्यूटेन का, मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ डाइक्लोरोब्यूटेन का, इसका ड्रॉ ऑल द पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, तो डाइक्लोरोब्यूटेन बोला है, तो देखो पहले तो ब्यूटेन बनाओ। इसका एक तरीका होता है, एक जगह पे खड़े हो जाओ और फिर वहाँ से घूमो। देखो पहले आया 1,1, ठीक है, पहले 1,1 आया, फिर क्या आया 2,2 आया, पोजीशन बनानी, नंबर का बदलना नहीं चाहिए। फिर क्या आया 2,3 आया, ठीक है, फिर क्या आ सकता है, फिर आ सकता है 1,2, और क्या आ सकता है 1,3। यही तो आ सकता है भैया, है ना? और कुछ आएगा तो बताओ। ये 1,1, ये 2,2, ये 2,3, ये 1,2, ये 1,3। 2,4 क्यों नहीं आया? तो 2,4 कुछ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? आओ देखते हैं। 2,4 टिंग टिंग टिंग, 2,4, 2 और ये 4, तो 2,4 और 1,3 सेम नहीं है क्या? देखो 2,4 1,3 सेम नहीं है क्या? क्योंकि 2,4 तो होगा ही नहीं ना यार, ठीक है, तो और कोई पॉसिबल नहीं है। तो इस स्ट्रक्चर के डाइक्लोरोब्यूटेन के मैक्सिमम 5 पोजीशन आइसोमर्स आप ड्रॉ कर पा रहे हो। तो तरीका है, एक पे खड़े हो जाओ और हल्का हल्का घूमते चले जाओ, तभी आप बना पाओगे, नहीं तो यार देखो आप बना नहीं पाओगे ऐसा ज़रा। ओके, क्लियर कट, बढ़े आगे। चलिए, इतनी बातें याद रखी हैं आपने, मेरी बातों को बहुत पेशेंसली सुना। आई होप आपने इतना कुछ पढ़ा, इतना कुछ नया सीखा, आपने एंजॉय किया। प्लीज़ आइसोमेरिज्म की मैं बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा, अभी तो शुरुआत की है, अभी तो बहुत लंबा चलेगा ये, ठीक है। प्लीज़ एक एक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा, ठीक है। मेरी चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अनअकैडमी चैनल को, ठीक है। मेरे कोड को याद रखिएगा, मेरा कोड धीरेन है, DHIREN, इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच, आपने अपने पेशेंस से बहुत कुछ सीखा, ठीक है, और बहुत कुछ सुना मुझे, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक पे क्लिक कर दीजिएगा। आई होप आप एंजॉय किए होंगे। थैंक यू वेरी मच।